नमस्कार सभी साथियों को, एक बार फिर से सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बीटा मैथ्स एकेडमी में। देखो साथियों, हमने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें पैराबोला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। 2 डायमेंशन थ्योरी अपन पढ़ रहे हैं। 2 डायमेंशन थ्योरी में हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर दिए। सबसे पहले पॉइंट, फिर हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा, फिर हमने सर्कल पढ़ा और लास्ट क्लास में हमने पैराबोला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब जो 5वां टॉपिक है वो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, एलिप्स। देखो थोड़ा एडवांस अगर अपन देखें 2 डायमेंशन थ्योरी को, तो ये जो पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला हैं, ये तीनों टॉपिक एडवांस लेवल के माने जाते हैं। जिसमें अगर आपकी 2 डायमेंशन थ्योरी अगर एडवांस लेवल की पूछी जाती है तब तो आपको इन तीनों टॉपिक को तैयार करना होता है। अगर बेसिक से अगर 2 डायमेंशन थ्योरी पूछी जाती है तो आपको शुरुआत के 3 टॉपिक तैयार करने होते हैं, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन और सर्कल। देखो टोटल 6 टॉपिक है, शुरुआत के 3 बेसिक के, और जो अभी हमने शुरू किए हैं पढ़ने, पैराबोला हमने पढ़ लिया, एलिप्स और हाइपरबोला, ये जो 3 टॉपिक है ये थोड़े एडवांस लेवल के माने जाते हैं। ये जो क्लास रहेगी, इस क्लास में अपन जो प्रीवियस जो हम सीरीज में लेके चले हैं उसी के अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले एलिप्स और हाइपरबोला, देखो इसमें एक साथ ही दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एलिप्स के बारे में बताऊंगा, एलिप्स कैसे बनता है, एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे बनता है, एलिप्स के बारे में जो अन्य जो जानकारी है, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, फॉर्मूले हैं, उन सब के बारे में अपन एक विस्तार से चर्चा करेंगे इसी क्लास में। एलिप्स की चर्चा करने के बाद में अपन कंटिन्यूस चर्चा करेंगे हाइपरबोला की। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें अपन हाइपरबोला के बारे में ऐसे ही जानकारी लेंगे, हाइपरबोला का इक्वेशन, हाइपरबोला की प्रॉपर्टीज, हाइपरबोला से जितने भी फॉर्मूले बनते हैं वो सारे अपन इन 2 क्लासेस में पढ़ेंगे। फिर जो अपनी जो सीरीज रहेगी उसमें हैं खूब सारे क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन है टोटल एलिप्स और हाइपरबोला के। वो 150 के 150 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वही तरीका रहेगा जो अपन पिछले सीरीज में, पिछले लेक्चर्स में करते आए हैं। क्वेश्चन सारे वही होंगे जो इन 2 बेसिक की क्लासेस में लगाए हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पर वो सारे क्वेश्चन होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आप इन बेसिक से आप आराम से सोल्व कर सकते हो, और इनके अलावा अगर कोई चीज़ बचती है तो वो क्वेश्चन या तो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का माना जाएगा, या फिर वो क्वेश्चन आपको स्किप कर देना है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट इसमें दिए गए हैं वो खूब सारे कॉन्सेप्ट हैं। इन कॉन्सेप्ट के बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं रहता है। ये 99%, आप मेरा मान के चलो कि 99% जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं वो सारे अपन इस क्लास में चर्चा कर लेंगे, एलिप्स के रिलेटेड और हाइपरबोला के रिलेटेड। इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका, कोई भी कॉन्सेप्ट है ये रहता नहीं है। देखो अपन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम को वेस्ट किए। टॉपिक है अपना नया जो है ये है एलिप्स। अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त अपन पढ़ने जा रहे हैं। दीर्घवृत्त के बारे में आपने कुछ जानकारी तो आपके पास होगी, जैसे दीर्घवृत्त का समीकरण होता है x² + a² + b² = 1। ये तो होता है इसका इक्वेशन। अब ये इक्वेशन कैसे आया, कहाँ से आया, दीर्घवृत्त कैसे बना, जो इसकी जो बेसिक जो शुरुआत की जो फंडामेंटल जो प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहले उनके बारे में देखेंगे अपन। जैसा कि हमने पैराबोला में पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग अपन इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले अपन एलिप्स की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि एलिप्स का जो डेफिनेशन है वो क्या है, क्योंकि डेफिनेशन से ही आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी। एग्जाम में कभी भी आपको डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि बताओ एलिप्स की डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन अगर आपको एलिप्स की डेफिनेशन आती है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, क्योंकि डेफिनेशन ही इसका मेन आधार है। जैसा कि पैराबोला में हमने पढ़ा था कि पैराबोला एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी एक स्थिर बिंदु से तथा और स्थिर रेखा से दूरी क्या होती है, समान होती है। ऐसे ही यहाँ पे एलिप्स की डेफिनेशन होगी। देखो डेफिनेशन क्या होगी एलिप्स की। एलिप्स एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी कम और स्थिर रेखा से दूरी ज्यादा होती है, वो बिंदुपथ होता है एलिप्स। अब पैराबोला में क्या था, बिंदु और रेखा से दोनों दूरियां समान थी, बिंदु और रेखा से दोनों दूरियां समान थी, तो वो पैराबोला बन गया। यहां पे बिंदु से दूरी होगी कम और रेखा से दूरी होगी ज्यादा। अब जो फिक्स बिंदु है, जो आप फिक्स पॉइंट ले रहे हो, वो फोकस होगा पैराबोला में भी और एलिप्स में भी। यहां पे भी उस फिक्स पॉइंट को अपन फोकस ही बोलेंगे, और जो फिक्स लाइन है, फिक्स लाइन को अपन क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स ही बोलेंगे, नियता बोलेंगे। वहां पर भी जैसा कि पैराबोला में भी क्या था, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स था, ऐसा ही का ऐसा यहां पर भी क्या है, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स है। बस फर्क है तो क्या है, वहां पे दोनों दूरियां समान थी, यहां पे दोनों दूरियां क्या होंगी, अलग अलग होंगी। कैसे अलग होंगी, बिंदु से दूरी कम होगी और रेखा से दूरी ज्यादा होगी। तो ये मानते हुए अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले तो देखो इंग्लिश मुझे कम आती है,
तो हिंदी में जो मैंने आपको बताया है वो आप समझ जाना, हिंदी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। कोशिश करूंगा मैं आपको इंग्लिश में भी डेफिनेशन इसकी लिखा दूं। तो देखो एलिप्स, देखो ये शॉर्ट नोट है जो आप इस क्लास में देखोगे ना, इस क्लास में मैं आपको जितने भी प्रॉपर्टी बताऊंगा ना, वो आपको अच्छी अच्छी राइटिंग में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये शॉर्ट नोट है, आप अगर चाहो तो क्लास के साथ में ही इनको अलग से नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपको नोट डाउन साथ में नहीं करना है, केवल क्लास को देखना है, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उस पीडीएफ से आप लिख लेना। हालांकि पीडीएफ तो आपके फोन में खूब सारी होती हैं, पीडीएफ को स्टोर करने से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, आपको अलग से ये चीज़ें लिख लेनी है ताकि आपको रिवीजन करते समय ये चीज़ें आराम से रिवीजन आप इनका कर सको। देखो एलिप्स क्या होता है, तो लिखना है आपको दीर्घवृत्त एक ऐसे, जैसा मैंने बताया है वैसा ही लिखना है। दीर्घवृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु जो फिक्स पॉइंट है, स्थिर बिंदु से दूरी क्या होगी, कम, वह स्थिर रेखा से दूरी ज्यादा है। बस इतना ही याद करो आप। दीर्घवृत्त एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी कम और स्थिर रेखा से दूरी ज्यादा है। क्या फिर इसको अगर अपन इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में देखो टूटी फूटी मैं कोशिश करता हूं बनाने की। एलिप्स इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है हुज डिस्टेंस, उसकी दूरी, हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट इज लेस देन, दूरी कम है ना पॉइंट से, तो लेस देन डिस्टेंस फ्रॉम ए, ये आएगा क्या लास्ट में, डिस्टेंस में, डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट इज लेस देन डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन। यहां पे भी पॉइंट के पहले आप फिक्स कर लेना, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट कर लेना है, इसको ज्यादा सही रहेगा। फिक्स पॉइंट इज लेस देन डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन। ये डेफिनेशन मैंने लिखने की कुछ कोशिश करी है जो कि इंग्लिश में है, हालांकि मुझे इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं आती, लेकिन आपको मैं समझाने की कोशिश पूरी करूंगा और आपको समझ में सारी चीज़ें आ भी जाएंगी। देखो एलिप्स इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट फिक्स पॉइंट इज लेस देन डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स लाइन। एलिप्स एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी कम और स्थिर रेखा से दूरी ज़्यादा होती है। चलो अपन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं एलिप्स का। जैसे मैंने फिक्स पॉइंट ये मान लिया, फिक्स पॉइंट ये मान लिया और इसका फिक्स जो लाइन है, फिक्स रेखा है जो है, ये मैंने ये मान ली, ठीक है। अब मुझे एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ को चलाना है, ऐसा बिंदु हमें चलाना है खुद से जिसकी स्थिर बिंदु से दूरी कम होनी चाहिए हमेशा और स्थिर रेखा से दूरी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो इस पॉइंट को अगर मैं एकदम बीच में ले लूंगा, अगर इस पॉइंट को एकदम बीच में ले लूंगा तो वो पैराबोला की तरह काम करेगा, क्योंकि दोनों दूरियां क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगी। तो इस पॉइंट को मुझे कहां पे लेना होगा, इस पॉइंट के जो फिक्स पॉइंट है उसके नजदीक लेना होगा और रेखा से ज्यादा दूरी पे लेना होगा। तो इस पॉइंट को हम कहां पे लेंगे, इस पॉइंट को लगभग अपन यहां पे लेंगे, ताकि ये देखो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कम और फिक्स रेखा से, फिक्स जो लाइन है उससे डिस्टेंस ज्यादा, ठीक है। अब इस पॉइंट को आप चलाओ, तो अगर आप इस पॉइंट को चलाओगे ना तो ये कुछ ऐसी शेप बनेगी आपके सामने, ऐसी शेप बनेगी, देख लेना। अब यहां पे जो फिक्स पॉइंट है ये क्या बन जाएंगे, दो बन जाएंगे, एक ये बनेगा और एक ये बन जाएगा, और जो फिक्स लाइन है ये भी दो बन जाएंगी, एक लाइन दूसरी क्या बनेगी, ये। अब क्या होगा दीर्घवृत्त में, दीर्घवृत्त के दो फोकस होते हैं, दीर्घवृत्त में क्या होते हैं, दो फोकस। अब यहां पे ये फोकस और ये फोकस, दो फोकस हो गए, और दो ही क्या हो गई इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, क्योंकि दो क्या है इसकी फिक्स लाइन है। अब देखो यहां पे ये फोकस जैसे इसका हो गया एस, जहां पे अपन इसको एस से डिनोट करते हैं, और तो दूसरा फोकस है इसको अपन डिनोट कर देंगे एस डैश से। ये डायरेक्ट्रिक्स है पहली और ये डायरेक्ट्रिक्स दूसरी। अब क्या होगा, फोकस हो गई, अब फोकस, दोनों फोकस को मिलाएंगे अपन, दोनों फोकस को मिलाने वाली जो रेखा है
दोनों फोकस को अपन इस तरीके से मिलाएंगे ताकि वो डायरेक्ट्रिक्स के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ये परपेंडिकुलर होगी, दोनों डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर, और दोनों फोकस को मिलाने वाली जो रेखा है ये क्या कहलाएगी, उसका एक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एक बार में जो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है, बेसिक जो शब्दावली है वो आपको बता देता हूं। दीर्घवृत्त में क्या एक्स होती है, फिर अपन चर्चा करेंगे फॉर्मूले, आगे खूब टाइम पड़ा है अपने पास। एक्स क्या होता है, फोकस क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, इन सब के बारे में पहले अपन चर्चा कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका एक्स हो गया। अब देखो बाय डेफिनेशन एक अपने पास उत्केंद्रता होती है, क्या होती है, इंसेंट्रिसिटी होती है, उत्केंद्रता। अब उत्केंद्रता यहां पे क्या बनेगी, देखो यहां पे जैसे मैंने बिंदु यहां पे ले लिया कि जब आपका बिंदु यहां पे था, जब बिंदु यहां पे था, जैसे मैंने ये बिंदु ले लिया P, अब क्या होगा, बाय डेफिनेशन जो डेफिनेशन है एलिप्स की वो क्या बोलती है कि इस बिंदु की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट मेरा क्या है, एस है, तो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ये कितनी बन गई, PS बन गई। और जो फिक्स लाइन से डिस्टेंस, अब लाइन से डिस्टेंस लेंगे बिंदु की तो वो ऑब्वियस सी बात है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेंगे अपन। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको मैंने नाम दे दिया m। तो PS जो है ये PM से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, PS इज लेस देन PM। तो यहां पे क्या बन गया, ये अपने पास बन जाता है कि जो PS है ये क्या होगा, ऑलवेज लेस देन होगा PM। PS हमेशा छोटा होगा PM से, तभी ये क्या बन पाएगा, तभी ये हमारा एलिप्स बन पाएगा। PS इज लेस देन PM। अब बात आती है इसकी उत्केंद्रता की, इंसेंट्रिसिटी की। तो पैराबोला में भी मैंने आपको बताया था उत्केंद्रता के बारे में, इंसेंट्रिसिटी के बारे में। पैराबोला में उत्केंद्रता को हमने E से डिनोट किया था, यहां पे भी क्या करेंगे, स्मॉल e से भी अपन इसको डोनेट करेंगे, सॉरी नोटेट करेंगे इसको। E इज इक्वल टू क्या लिखा था वहां पे, PS अपॉन PM लिखा था। क्या लिखा था, PS अपॉन PM। हालांकि वो बात अलग है कि वहां पर PS और PM दोनों बराबर थे, PS और PM बराबर थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था कि PM को ऊपर लिखें या फिर PS को नीचे लिखें। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इंसेंट्रिसिटी निकालते हैं ना अपन, इंसेंट्रिसिटी निकालने के लिए जो पॉइंट से डिस्टेंस है वो हमेशा ऊपर लिखते हैं, पॉइंट से जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा ऊपर लिखते हैं, और जो लाइन से डिस्टेंस है वो हमेशा नीचे लिखते हैं, ये ध्यान में रखना। अगर पैराबोला में भी आपको ये दे देना, हालांकि पैराबोला में दोनों डिस्टेंस बराबर हैं तो पैराबोला में इंसेंट्रिसिटी एक ही आती है, लेकिन E जो है ना वो हमेशा PS अपॉन PM ही होगा, ये चीज ध्यान में रखना आप। अगर E पैराबोला में PM अपॉन PS दे देना कहीं उलझाने के लिए आपको, तो वो गलत माना जाएगा। हालांकि दोनों का मान एक ही है, लेकिन इसमें लाइन वाली डिस्टेंस ऊपर है और पॉइंट वाली डिस्टेंस नीचे है, जो कि गलत है। इंसेंट्रिसिटी क्या बोलती है कि पॉइंट से डिस्टेंस आपको न्यूमरेटर में लेनी है, और जो लाइन से डिस्टेंस है, डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस है, वो क्या लेनी है इसके डिनोमिनेटर में। तो ये चीज याद रखना आप। तो यहां से जो इसकी इंसेंट्रिसिटी आएगी PS अपॉन PM आएगी। अब चूंकि PS इज लेस देन PM है, जो न्यूमरेटर है वो इसके डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, ये 1 से लेस देन आएगा। क्या आएगा, ये 1 से लेस देन आएगा। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि जो एलिप्स की जो इंसेंट्रिसिटी है वो हमेशा क्या होगी, 1 से छोटी होगी। एक बात तो ये इंसेंट्रिसिटी क्या होगी एलिप्स की, 1 से लेस देन होगी। अब चलो बात आई गई है इंसेंट्रिसिटी की। हमने अभी तक सर्कल पढ़ा, हमने पैराबोला पढ़ा, अब अपन एलिप्स पढ़ रहे हैं। तो इंसेंट्रिसिटी सबकी अलग अलग आई, जैसे पैराबोला की इंसेंट्रिसिटी 1 आई, एलिप्स की इंसेंट्रिसिटी 1 से लेस देन आई, ऐसे ही सर्कल की इंसेंट्रिसिटी क्या होती है। ये सबको मैं एक साथ लिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये आपको कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए मैं एक साथ लिखा देता हूं। तो यहां पे देखते हैं अपन, देखो हमारा काम है आपको सारी चीजें एक साथ अवेलेबल करवाना, है ना। तो अपन इसको इंसेंट्रिसिटी को सबको एक साथ पढ़ लेते हैं। देखो सर्कल में क्या था, सर्कल की जो इंसेंट्रिसिटी है वो क्या होती है, हमेशा 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है सर्कल की इंसेंट्रिसिटी, याद रखना। फिर सर्कल के बाद में हमने क्या पढ़ा, पैराबोला पढ़ा। पैराबोला की इंसेंट्रिसिटी क्या बताई मैंने, 1 के इक्वल बताई। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब पढ़ रहे हैं अपन एलिप्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, एलिप्स पढ़ रहे हैं। तो एलिप्स की इंसेंट्रिसिटी हमने देख ली कितनी, 1 से लेस देन। एलिप्स के आगे आएगा हाइपरबोला, तो हाइपरबोला की भी तो इंसेंट्रिसिटी आएगी ना। अब हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या होगी, हाइपरबोला में क्या होगा, हाइपरबोला में एलिप्स से उल्टा होगा। हाइपरबोला में क्या होगा, हाइपरबोला में जो लाइन से डिस्टेंस है वो रहेगी कम और पॉइंट से डिस्टेंस रहेगी ज्यादा। इससे उल्टा हो जाएगा, अगर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो जाएगा तो इंसेंट्रिसिटी ऑब्वियस सी बात है कितनी आ जाएगी, 1 से ग्रेटर देन आ जाएगी। तो ये चीज, चारों चीज जो है ना, ये आपको एक साथ नोट डाउन कर लेनी है इंसेंट्रिसिटी के बारे में। ठीक है,
सर्कल की इंसेंट्रिसिटी 0, पैराबोला की 1 के इक्वल, एलिप्स की 1 से लेस देन और हाइपरबोला की 1 से ग्रेटर देन इंसेंट्रिसिटी बन जाती है। ठीक है, अब यहां तक ये कंप्लीट। अब देखो अपन आगे बात करते हैं, ये बात थी केवल इसकी एलिप्स की डेफिनेशन की। अब डेफिनेशन से अगर आगे अपन बढ़ें तो चूंकि मैंने आपको पैराबोला में आपको जब मैंने स्टार्ट करवाया था तब ये मैंने बताया था कि जो सेकंड डिग्री का जो इक्वेशन होता है, सेकंड डिग्री के इक्वेशन से अपन पैराबोला कैसे बनाया ये भी मैंने आपको बताया था। जब मैंने आपको सर्कल स्टार्ट किया था तो सर्कल में भी मैंने आपको ये बताया था कि सेकंड डिग्री के इक्वेशन से सर्कल कैसे बना। ऐसे ही अपन देखेंगे कि सेकंड डिग्री के इक्वेशन से एलिप्स कैसे बनेगा। तो यहां पे आप लिख लेना कि इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। अब ये तो मालूम है ना आपको, या यही भूल गए? इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या होता है? ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी, ए एक्स स्क्वायर प्लस सीक्वेंस से अगर अपन लिखें तो 2h(x,y) आएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x,y) प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी जो कांस्टेंट है इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास सेकंड डिग्री का इक्वेशन होता है। अब इस सेकंड डिग्री के इक्वेशन से हमने सर्कल कैसे बनाया था, याद आ गया आपको? हमने सर्कल बनाया था अगर a बराबर b हो जाए तब क्या होगा, वो सर्कल होगा, और h बराबर क्या हो जाए, 0। a बराबर b एंड h बराबर 0 होने पे क्या हो जाता था, ये सर्कल हो जाता था। पैराबोला में क्या बताया था मैंने, अगर h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ जाए तब वो पैराबोला बन गया। अब यहां पे एलिप्स में क्या होगा, इफ एलिप्स में क्या होगा, अगर h स्क्वायर की वैल्यू लेस देन ले लेते हैं अपन ए बी से, अगर h स्क्वायर की वैल्यू अपन लेस देन ले लेते हैं ए बी से, तो फिर क्या बन जाएगा ये सेकंड डिग्री का इक्वेशन, ये बन जाएगा एक एलिप्स बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एलिप्स। ये याद रखनी है। हाँ, ये चीज आ सकती है एग्जाम में, एग्जाम में ये चीज पूछी जा सकती है आपसे। सेकंड डिग्री का इक्वेशन दे देगा और साथ में ये कंडीशन दे देगा कि h स्क्वायर लेस देन ए बी है, तो बताओ क्या बनेगा। ऑप्शन में मिल जाएंगे आपको सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला और कोई दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा, है ना, पैराबोला मिल जाएगा। तो आपको एलिप्स पे टिक लगाना है। ठीक है, एलिप्स की ये कंडीशन है, h स्क्वायर लेस देन ए बी पे आपको एलिप्स मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, जब बात आई गई है इस कंडीशन की, तो सारी कंडीशन में आपको एक साथ लिखा देता हूं, सारी कंडीशन में एक साथ लिखा देता हूं कि सेकंड डिग्री के इक्वेशन से किस कंडीशन पे क्या क्या शेप बनेगी। ये सारी चीजें अपन एक साथ पढ़ लेते हैं। देखो, ये नोट लगा के लिख लेना आप कि सेकंड डिग्री के इक्वेशन से सारी जो शेप हैं, जो 2 डायमेंशन की जो 2D की शेप है, वो कब कब किस कंडीशन पे क्या क्या मिलेंगी। ठीक है, देखो इस सेकंड डिग्री के इक्वेशन में जो सेकंड डिग्री का इक्वेशन लिखा है, ये बार बार नहीं लिख रहा मैं नीचे, ये इक्वेशन काम में ले रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। इसमें एक होता है डेल्टा, डेल्टा लिखाया था ना मैंने, क्या होता है ये, डेल्टा का मान होता है, आपको डिटर्मिनेंट लेना होता है ए एच जी, यहां पे भी ए एच जी, फिर बी एफ और फिर एफ सी, ये डिटर्मिनेंट होता है डेल्टा। अब 2 कंडीशन होती है इसमें, सेकंड डिग्री के इक्वेशन में इस डेल्टा के लिए 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो होती है कि अगर डेल्टा का मान 0 के बराबर हो जाए, क्या हो जाए, इफ डेल्टा इक्वल्स टू 0। ये डेल्टा मैंने इसलिए लिखा था कि ये पूरा डिटर्मिनेंट बार बार नहीं लिखना पड़े, इसलिए इसको डेल्टा बोल दिया मैंने। अब यहां पे अगर डेल्टा नहीं बोलता तो पूरा डिटर्मिनेंट लिखना होता है और बराबर 0, तो डेल्टा बराबर 0 हो जाए। अगर डेल्टा 0 के बराबर है तब क्या बनता है, ये याद है क्या आपको, अगर डेल्टा 0 के बराबर है तब तो ये सेकंड डिग्री का इक्वेशन क्या बन जाता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाता है, एक रेखा युग्म बन जाता है। ये चीजें आपको रिकॉल हो जाएंगी फिर से। अगर सेकंड डिग्री के इक्वेशन में डेल्टा की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तब ये क्या बन जाता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सेकंड कंडीशन इसमें यह है कि इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। अब अगर डेल्टा 0 के बराबर नहीं है तो आपको 4-5 जो कंडीशन है, सॉरी 4-5 जो कंडीशन है वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। चलो ये अपन यहां पे लिख लेते हैं, इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, अगर डेल्टा 0 के बराबर नहीं है तो फिर अगर a बराबर b और h बराबर 0, अगर a इज इक्वल टू b एंड h बराबर 0 आ जाए तब क्या मिलता था हमें, सर्कल।
ठीक है। इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ जाए, क्या मिला हमें? पैराबोला मिला, हम पढ़ चुके हैं पहले। ये सारी चीजें एक साथ हो जाएं तब लिखा रहा हूं मैं, ठीक है। इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर लेस देन ए बी मिल जाए, तो अभी क्या बताया मैंने? एलिप्स। क्या मिला? एलिप्स मिल गया। फोर्थ कंडीशन, इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर, ये लेस देन है, लेस देन पे देख लिया, इक्वल पे देख लिया, अब बात आएगी ग्रेटर देन की। तो क्या मिलेगा? अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो मिलेगा हाइपरबोला, ठीक है। ये चारों कंडीशन आपको याद रखनी है। चार क्या, ये 5 कंडीशन याद रखनी है। अगर डेल्टा 0 के बराबर हो जाए तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर डेल्टा 0 के बराबर नहीं है तो ये चारों कंडीशन है। इन चारों कंडीशन में भी अलग अलग है। ए बराबर बी और एच बराबर 0 हो जाए तो सर्कल, एच स्क्वायर बराबर ए बी हो जाए तो पैराबोला, एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो जाए तो क्या? एलिप्स, और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो जाए तो हाइपरबोला। अब इसमें एक और है, देखो वो और देख लेना। अगर एच स्क्वायर लेस देन, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है और ए प्लस बी बराबर 0 है, देखो अगर एच स्क्वायर ए बी, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये एक कंडीशन और देख लेना, हाइपरबोला में ही आगे पढ़ेंगे अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, ठीक है ना। ये आपको पूरी जो 2 डायमेंशन की जो 2D की शेप बनती हैं, किससे? सेकंड डिग्री के इक्वेशन से। ये पूरा आपको जो डायग्राम है, ये जो पूरा पेज है, ये आपको एज इट इज याद होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल फंस सकता है, किस कंडीशन में क्या क्या शेप बनेगी, ठीक है। अब फिर से आते हैं अपन अपने टॉपिक पे, एलिप्स पे। बात करते हैं अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो ये सभी को याद है, एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन एक डेरिवेशन से आपको मिलता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और वो डेरिवेशन किस बेसिस पे होता है? उसकी डेफिनेशन के बेसिस पर ही वो डेरिवेशन होता है। जो डेफिनेशन लिखाई थी ना मैंने कि उस पॉइंट से डिस्टेंस कम और लाइन से डिस्टेंस क्या ज्यादा, उस डेफिनेशन को अगर अपन फॉलो करते हैं ना तो हमें फाइनली ये इक्वेशन मिलता है। हालांकि वो डेरिवेशन आपको याद करने से मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट ये इक्वेशन याद रखो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। उस डेरिवेशन की चर्चा करना यहाँ पे वेस्ट ऑफ टाइम है। ये आपको डेरिवेशन की चर्चा नहीं करनी, आपको डायरेक्ट बस ये स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है ये याद होना चाहिए। हालांकि सबको याद भी है ये एलिप्स का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब अपन बात करते हैं एक एक चीज के बारे में, एलिप्स में क्या क्या होता है। देखो सबसे पहले अपन एक डायग्राम बना ही लेते हैं, एलिप्स का अपन एक डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ये मेरा एलिप्स है, ठीक है। इस एलिप्स में ये जो लाइन होती है, जो एक्स एक्स को अपन लेते हैं, ये लाइन होती है इसकी मेजर एक्स। क्या होती है इसकी? अपन एक एक शब्दावली को ध्यान से देखेंगे ताकि बाद में है ना आपको हर चीज के बारे में मेरे को बार बार नहीं बताना पड़े, है ना। एक साथ में ही सारी चीजें देख लेंगे। जो ये वाई एक्स की जगह होता है इसको बोलते हैं अपन माइनर एक्स। अगर हिंदी में बोलना चाहूं मैं तो ये होगा दीर्घ एक्स, और ये माइनर एक्स को बोल देंगे अपन लघु एक्स, ठीक है। या फिर इसको अनुप्रस्थ एक्स और इसको अनुदैर्ध्य एक्स भी बोल सकते हैं। हालांकि हिंदी में आप याद रखोगे तो आपको 2-3 नाम याद करने पड़ेंगे, इससे अच्छा आप इंग्लिश में याद करो, मेजर एक्स और माइनर एक्स। हिंदी में ये दीर्घ एक्स बन जाएगा, अनुप्रस्थ एक्स बन जाएगा, और हिंदी में ये अनुदैर्ध्य और लघु एक्स बन जाएगा। तो इंग्लिश में याद करो आप, मेजर एंड माइनर, ठीक है। यहां पे क्या बनेगा? इसकी फोकस बनेगी, जिसको अपन डिनोट करते हैं एस से, और जो दूसरा फोकस है इसको डिनोट कर देते हैं अपन एस डैश से, एस डैश से डिनोट कर देते हैं। जैसे यहां पर अगर हम इनका डायरेक्ट्रिक्स बनाएं अपन, तो जैसे ये इसका डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगा और ये वाला डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। 2 डायरेक्ट्रिक्स होते हैं तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो गए। यहां पर अगर कोई बिंदु P लें तो ये PM डिस्टेंस और ये PS डिस्टेंस, तो PS इज लेस देन क्या होगा? PM होगा, PS इज लेस देन PM। अब ये जो मैंने एलिप्स लिखा है यहां पर, एलिप्स का जो डायग्राम बनाया है, ये कौन सा एलिप्स है?
ये कौन सा एलिप्स है? जब इसमें जो इसका जो दीर्घ एक्स है, मेजर एक्स है, ये ए है, ये बड़ा हो इस बी से, तो यहां पे जो है ये होगा ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। साथ में ये कंडीशन भी लिखनी है, ये कंडीशन लिखोगे ना, ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर, तभी ये बनेगा। क्योंकि दूसरा जो एलिप्स देखेंगे ना अपन, वो कुछ यू भी आएगा, फिर इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर लेस देन होगा बी स्क्वायर से। अब इसमें हो जाएगा जो, ये तो बन जाएगी मेजर एक्स बन जाएगी, और ये क्या बन जाएगी इसकी, माइनर एक्स बन जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या बन जाएगा फिर, ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर आप साथ में ये कंडीशन लिखोगे ना, तभी ये डायग्राम बनेगा। इस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि डायग्राम जो एलिप्स है वो कौन सा है। जैसे पैराबोला के भी दो टाइप पढ़े थे, वाई स्क्वायर इज टू 4x एंड वाई एक्स स्क्वायर इज टू 4ay। ऐसे ही यहां पर भी दो टाइप है, हालांकि इक्वेशन सेम रहेगा। इसमें क्या होगा, इक्वेशन दोनों में सेम रहेगा, बस ये कंडीशन अलग अलग होगी। अगर ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर है, तब तो ये वाला एलिप्स ऐसे आधा पड़ा हुआ है ना, अगर देसी भाषा में बोलें तो। अगर ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर है, तब ऐसे खड़ा एलिप्स बनेगा। हालांकि डेफिनेशन दोनों में क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं लेना है, ठीक है। अब देखो अपन इसकी इंसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला देखते हैं। इसका जो इंसेंट्रिसिटी है वो होगा, ई स्क्वायर ले लेते हैं यहां पे, ई स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये इंसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला कहां से आया, बिल्कुल भी आपको इस पे गौर नहीं करना है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इंसेंट्रिसिटी का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये इंसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हो गया, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कौन से एलिप्स के लिए, ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर वाले एलिप्स के लिए, ठीक है। अब अपन एक एक चीज के बारे में बात करते हैं कि जो इसका फोकस है, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। जो फोकस है इसके कोऑर्डिनेट होंगे, इसमें यहां पे लिख देते हैं अपन अलग से, ये होंगे AE0। क्या होते हैं, AE0। अगर ये राइट वाला फोकस लें अपन, तो राइट वाले फोकस के कोऑर्डिनेट AE0 और लेफ्ट वाले के हो जाएंगे माइनस AE0, ठीक है। ये x हो गया मेजर x, और ये इसका माइनर x। इंसेंट्रिसिटी का मैंने फॉर्मूला पहले ही बता दिया, हालांकि ये जो फॉर्मूला है ना, ये इससे ही है। E बराबर हम लिखते हैं ना PS अपॉन PM, और जहां पे E क्या हो जाता है, लेस देन 1 हो जाता है। ये इसी से आया है। देखो लेस देन 1 ही होगा, ये जो है ना, ये लेस देन 1 ही होगा। कैसे, देखो 1 में से अपन माइनस कर रहे हैं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब b छोटा है a से, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर लेस देन है ए स्क्वायर से, या फिर ए स्क्वायर ग्रेटर देन है बी स्क्वायर से। तो ये जो वैल्यू है ये क्या आएगी, 1 से लेस देन आएगी। 1 में से 1 से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 से छोटी वैल्यू आएगी ना। तो ये जो इंसेंट्रिसिटी है क्या रहेगी, 1 से लेस देन ही रहेगी, नेगेटिव नहीं जाएगी। ये नेगेटिव नहीं जाएगी, रहेगी पॉजिटिव ही, लेकिन क्या रहेगी, 1 से लेस देन रहेगी। आगे मैं देख लेता हूं इसमें क्या है, ठीक है। अब देखो अपन एक एक चीज के बारे में विस्तार से लिख लेते हैं कि इक्वेशन क्या क्या होगा, अलग से लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले इसका फोकस आया अपने पास। सबसे पहले देखो क्या है इसमें, फोकस से पहले भी अगर बात करें तो मेजर एक्स आया। अब मेजर एक्स का डिस्टेंस जो है, ये मेजर एक्स का जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये होगा, देखो यहां से अगर अपन सीधा लें यहां से, और ये यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये है डिस्टेंस 2a। कितना है ये, 2a। तो ये 2a मेजर एक्स केवल इतना ही होगा, ये पूरा मेजर एक्स नहीं है। अरे मेजर एक्स होगा केवल इतना ही, ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है। यहां पे डायग्राम में मैं नहीं बना रहा, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नीचे लिख रहा हूं। तो ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 2a, और इसी को बोलते हैं अपन मेजर एक्स। क्या बोलते हैं इसको, मेजर एक्स बोलते हैं। ऐसे ही माइनर एक्स कितना होगा इसका, माइनस एक्स हो जाएगा 2b, और ये कौन सा डिस्टेंस है, ये हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगा इसका माइनर एक्स, और ये कितना हो जाएगा 2b। फिर बात आती है इसके फोकस की। फोकस के कोऑर्डिनेट कितने, एक तो AE0 और एक माइनस AE0, तो साथ में लिख देते हैं प्लस माइनस AE0। या फिर इसका एक और आपको देखने को मिल सकता है, देखो अगर E की वैल्यू रख दें यहां पर, E की वैल्यू ये है ना अंडर रूट में, देखो E की वैल्यू क्या है, रफ कर लेते हैं। ये E की वैल्यू क्या अपने पास, अगर ये E स्क्वायर है तो E की वैल्यू अंडर रूट में हो जाएगी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर इसका एलसीएम ले तो क्या आएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये नीचे ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो बनेगा E इज इक्वल टू
अंडर रूट रहेगा केवल ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। अगर ये जो ई की वैल्यू ये जो आई है ये अपन यहां पे रख दें तो क्या होगा, ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, अपने पास बचेगा केवल प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और जीरो। तो इन सेंटर जो आपका फोकस है, फोकस के ये कोऑर्डिनेट भी आपको याद रखने हैं ए और बी की टर्म में। ए और बी की टर्म में भी आपको फोकस के कोऑर्डिनेट याद रखने होंगे। फोकस के बाद में आता है इसमें, फोकस के बाद में इसका वर्टेक्स आ गया जैसे। अब वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स क्या हो जाएगा इसका, वर्टेक्स होगा ये और ये। वर्टेक्स क्या होंगे इसके, ये वर्टेक्स होगा और ये क्या होगा इसका वर्टेक्स होगा। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने हैं, ये यहां से ये कितनी डिस्टेंस है, ये ए डिस्टेंस ही तो है ना, अरे ये ए डिस्टेंस है तो ए जीरो और माइनस ए जीरो, तो वर्टेक्स कितने बन गए प्लस माइनस ए जीरो। वर्टेक्स इसका कितना, सॉरी वर्टेक्स ये होगा वर्टेक्स यहां पे जीरो जीरो पे मूल बिंदु होगा इसका वर्टेक्स जीरो जीरो पे, माफी चाहता हूं। वर्टेक्स क्या होगा इसका, ओरिजिन जो इसका सेंटर होगा ना ये इसके वर्टेक्स, तो फिर सेंटर कौन सा होगा सेंटर ये होगा जीरो जीरो, गलत बोल दिया मैंने, जो पहले बोला था वही सही था। वर्टेक्स तो यही होंगे प्लस माइनस ए जीरो, यही वर्टेक्स होंगे, ये और ये दोनों क्या होंगे वर्टेक्स ही होंगे इसके। अब ये कोऑर्डिनेट ए जीरो और ये कोऑर्डिनेट कितना माइनस ए जीरो, तो क्या लिख दिया मैंने दोनों को मिला के प्लस माइनस ए जीरो। और जो सेंटर होगा ना ये होगा बीच वाला जो ओरिजिन, सेंटर क्या होगा इसका जीरो जीरो। स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं अपन, स्टैंडर्ड जो एलिप्स है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आएगा डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन यहां पे लिख दें। अब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आपको देखना है, तो डायरेक्ट्रिक्स ये है और ये है। अब ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स क्या है, वाई एक्स की पैरेलल है। अगर दोनों डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्स के पैरेलल हैं तो इक्वेशन क्या आएगा, एक्स के बराबर में आएगा, जो भी आएगा वो। भाई वाई एक्स के पैरेलल लाइन क्या होती है, एक्स बराबर में कोई कांस्टेंट होता है। अब वो कांस्टेंट क्या होगा, प्लस माइनस ए अपॉन ई होगा। क्या होगा, प्लस माइनस ए अपॉन ई। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा। ये वाली डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई, और ये वाली डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई, ठीक है। तो ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब डायरेक्ट्रिक्स के बाद में है इसमें लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम है वही होगा भाई। लेटस रेक्टम क्या होता है, लेटस रेक्टम होता है उसकी फोकस से परपेंडिकुलर जो अपन लाइन खींचते हैं वो क्या होती है, लेटस रेक्टम होती है। अब यहां पे क्या होगा, ये इसकी है फोकस, इस फोकस के परपेंडिकुलर अगर अपन ये खींच देते हैं, ये ड्रॉ कर देते हैं, तो ये यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, लेटस रेक्टम होगा। अब इस लेटस रेक्टम की जो आपको लेंथ है वो याद रखनी है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। ये कितनी होगी, 2b² अपॉन ए होगी। क्या होगी, 2b² अपॉन ए। 2b² अपॉन ए का मतलब है ये इतनी कितनी है, ये p से लेकर p नहीं है, ये यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, b² अपॉन ए। और ऐसे ही नीचे भी कितनी है, b² अपॉन ए। तो टोटल कितनी हो गई, 2b² अपॉन ए। कितनी हो गई, 2b² अपॉन ए। अगर लेटस रेक्टम के ये कोऑर्डिनेट पूछे, लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट पूछे, तो कोऑर्डिनेट कितने बताने हैं भाई, ये यहां से लेकर यहां तक की जो y कोऑर्डिनेट है ये तो कितना बन जाएगा, b² अपॉन ए बनेगा। y कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा, b² अपॉन ए। अगर y कोऑर्डिनेट b² अपॉन ए है तो x कोऑर्डिनेट निकाल लोगे आप। x कोऑर्डिनेट कितना निकल जाएगा, x कोऑर्डिनेट इसमें बन जाएगा AE, क्योंकि ये कहां पे है, देखो AE पे ही तो है, ये AE पे ही है ये। तो कोऑर्डिनेट आपको पूछे ना तो बता देने हैं AE b² अपॉन ए, और दूसरा कोऑर्डिनेट AE माइनस b² अपॉन ए। ऐसे ही इस वाले लेटस रेक्टम की बात करें यहां पे, तो जो लेंथ है वो तो बराबर ही रहेगी, 2b² अपॉन ही रहेगी लेंथ। तो लेटस रेक्टम की जो लेंथ है ये तो कितनी रहेगी, 2b² अपॉन ए ही रहेगी। लेकिन कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट तो क्या बन जाएगा आपकी बार, माइनस AE b² अपॉन ए, और ये कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा, माइनस AE माइनस b² अपॉन ए। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये चीजें आपको तभी क्लियर होगी जब आप इसको डायग्राम से बना के समझने की कोशिश करोगे। तो ये इतना, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर अगर साथ साथ में आप लिखना चाहो तो साथ साथ में इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी अपन यहाँ पे तो जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। चलो इसको मैं समझा यहाँ पे देता हूँ, आगे वाले पेज पर डायग्राम अलग से ना बनाना पड़े। देखो
चलो अगले पेज पे देख लेते हैं। इसको अपन इसकी फोकल प्रॉपर्टी बोल दे या फिर कुछ भी बोल दें। देखो प्रॉपर्टी है एक, नाम इसका एग्जैक्ट कुछ नहीं है, बस ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। जैसे मेरे पास एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एलिप्स है, ठीक है। और इस एलिप्स में अगर यहां पर कोई बिंदु है, ठीक है, ये क्या है इसका फोकस एस और ये दूसरा फोकस एस डेस, ठीक है। वहां पे पैराबोला में मैंने आपको बताई थी कि पैराबोला पर अगर कोई बिंदु एक्स वाई है तो उसकी फोकल डिस्टेंस होती है, तो वो फोकल डिस्टेंस कितनी होती थी, एक्स प्लस ए होती थी। कितनी होती थी, एक्स प्लस ए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए वाई प्लस कितनी, वाई प्लस ए होती थी। अब यहां पे भी क्या होगा, अगर इस एलिप्स के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट की एस से डिस्टेंस और एस डेस से डिस्टेंस, जैसे ये पी पॉइंट है तो पी एस डिस्टेंस और पी एस डेस डिस्टेंस, इन दोनों का जो टोटल आएगा, इन दोनों डिस्टेंस का जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, उसकी जो मेजर एक्स है उसकी लंबाई के बराबर आएगा। ये चीज ध्यान में रखना आप। तो यहां से प्रॉपर्टी है पी एस प्लस पी एस डेस, ये बराबर आएगा लेंथ ऑफ मेजर एक्स, या फिर डायरेक्ट लिख दो मेजर एक्स। अब मेजर एक्स जो भी है 2a है या फिर 2b है, जो भी उसकी मेजर एक्स है उसके बराबर आएगा। तो मेजर एक्स लिखना ज्यादा उचित रहेगा बजाय 2a या 2b के, ठीक है। तो ये पी एस प्लस पी एस डेस कितना आ जाएगा, उसकी मेजर एक्स के बराबर ये आ जाएगा। अगर अपन P को उस एलिप्स के ऊपर कहीं पर भी अगर कोई बिंदु माने, जैसे ये P जो पॉइंट है ये यहां पे भी हो सकता है, अगर यहां पे हो तो वही है P की S डेस से डिस्टेंस और P की S से डिस्टेंस, ये दोनों का जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, मेजर एक्स के बराबर आएगा। अब अगर उसकी मेजर एक्स 2a है तो 2e हो जाएगा, 2b है तो वो 2b हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पैराबोला, जो स्टैंडर्ड जो पैराबोला है, ये जो आड़ा पड़ा होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जहां पर ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर के लिए हमने सारी चीजें पढ़ ली। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं ए स्क्वायर, यहीं पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन तो मैंने बताया सेम ही रहेगा, लेकिन चेंज क्या होगा, चेंज होगा यहां पे जो इसका कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी। यहां पे ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर है, तो इसके लिए डायग्राम क्या बनेगा, सारी चीजें लगभग वही रहेंगी, तो इसमें ज्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं सारी चीजें एक बार फिर से आपको लिखवा दूंगा, वो देख लेना आप। ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर के लिए देख रहे हैं तो इसकी इंसेंट्रिसिटी भी क्या हो जाएगी, फिर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, वहां पे क्या किया था, 1 माइनस क्या किया था, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर किया था, तो यहां पे क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये इंसेंट्रिसिटी बन गई, ठीक है। और डायग्राम क्या बनेगा उसका, डायग्राम इसका बन जाएगा कुछ यूं, ठीक है ना। तो सारी चीजों को आपको अच्छे से समझते चलना है, किसी भी बात की आपको टेंशन लेनी नहीं है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, वो डायलॉग है ना उसको फॉलो करना है आपको। अब यहां पे क्या होगा, ये डिस्टेंस कितनी 2a, ये डिस्टेंस कितनी 2b, तो चेंज हो गया ना, अरे चेंज हो गया कि नहीं, ये मेजर एक्स बन गया और ये माइनर एक्स बन गया, डिस्टेंस चेंज हो गई। अब यहां पे क्या होगा, सारी की सारी चीजें वही रहेगी। यहां पे जो है इसका फोकस है, ये यहां पे ये बन जाएगा फोकस। अब फोकस के कोऑर्डिनेट देखो, ये फोकस यहां पे और ये फोकस यहां पे। अब फोकस किस पे आ गया, वाई एक्स पे आ गया, तो फोकस के कोऑर्डिनेट देखो डायरेक्ट में लिखा देता हूं, जैसे वहां पे लिखाया था, फोकस कितना बन गया 0 प्लस माइनस BE। वहां पे क्या आ रहा था, AE आ रहा था, क्योंकि वो एक्स एक्स पे था तो AE 0 हो रहा था, प्लस माइनस AE 0। ये वाई एक्स पे आ गया, इसका मतलब 0 प्लस माइनस BE, एक ही जगह B आ जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, जहां पे A है वहां पर क्या कर देना है, B कर देना है, जहां पे X है वहां पे क्या कर देना है, Y कर देना है, बस। और सारा का सारा डिटो सेम है, चेंज क्या करना है, A की जगह B और X की जगह Y, बस ये बन जाएगा सीधा। रटना नहीं है बिल्कुल भी, इसके फॉर्मूले आपको कोई भी नहीं रटने। जो दूसरा पैराबोला मैंने आपको बता रहा हूं मैं अभी, इसका कोई भी आपको फॉर्मूला याद नहीं करना। फॉर्मूले याद करने हैं तो सारे के सारे जो पहले बताया था उसी का याद करना है, क्योंकि दोनों जब आप रटोगे ना तो कंफ्यूजन होगा ही जरूर,
कंफ्यूजन बिल्कुल होगा अगर दोनों रटोगे तो आपको एक ही फॉर्मूले याद रखने हैं, एक ही पैराबोला, एक ही एलिप्स के फॉर्मूले याद रखने हैं और उससे आपको दूसरा एलिप्स बना देना है इंटरचेंज करके ए और बी को और एक्स और वाई को इंटरचेंज करके। ठीक है, ये फोकस हो गया। अब फोकस के एक और कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे फिर, 0 प्लस माइनस क्या करेंगे, ई की वैल्यू रख देंगे। ई की वैल्यू क्या आएगी अब की बार, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी आएगी। अब बी से बी क्या हो जाएगा, फिर से कैंसिल, तो ये बन जाएगा रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर बड़ा है ना ए स्क्वायर से। अरे बी स्क्वायर बड़ा है ए स्क्वायर से, तो अंडर रूट में पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव थोड़ी आएगी। तो ये बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर है, इसलिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा अब की बार अंडर रूट में। ठीक है, फोकस के बाद में इसका वर्टेक्स आ जाता है, वर्टेक्स वही रहेगा 0 0, सेंटर सॉरी वर्टेक्स वही रहेगा इसमें कितना 0 बी एंड 0 माइनस बी, तो लिख लो ये भी सेंटर 0 0 रहेगा बस। वर्टेक्स क्या हो जाएगा, वर्टेक्स की स्पेलिंग गलत है ना, वर्टेक्स क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस बी, सेंटर सेंटर रहेगा इसका 0 0। अब मेन जो बात है ना वो करते हैं अपन डायरेक्ट्रिक्स की। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन वहां पे क्या बोला था, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। मैंने क्या बताया, x और y को आपस में इंटरचेंज करना है और a और b को आपस में इंटरचेंज करना है। तो x की जगह क्या आ गया, y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई था, तो क्या जाएगा b अपॉन ई। ये लो, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कर देना है। देखो यहां पे मैं लिख देता हूं साथ में, यहां पे अपन लिख देते हैं a को b के साथ इंटरचेंज करना है, x को y के साथ में इंटरचेंज करना है, तो दूसरा एलिप्स बन जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन, नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट साबित होता है इसमें, लेटस रेक्टम। सबसे पहले एल आर का अपन लेंथ देखते हैं। एल आर की लेंथ कितनी आती थी, 2b स्क्वायर अपॉन ए आती थी। कितनी आती थी, 2b स्क्वायर अपॉन ए। यहां पे कितनी आ जाएगी, 2a स्क्वायर अपॉन b आ जाएगी। कोऑर्डिनेट कितने रहेंगे, अरे कोऑर्डिनेट वहां पे क्या होते थे, ए ई बी स्क्वायर अपॉन ए, ए ई माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो कुछ नहीं करना, चेंज कर देना है, ए ई की जगह क्या आ जाएगा, और एक्स और वाई की भी चेंज हो जाएंगे, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा और जो वाई है वो एक्स बन जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी, क्योंकि वहां पे बी स्क्वायर अपॉन ए होता था, और बीई। अब ये प्लस माइनस ऐसे चलते चलेंगे, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं ना अपन, दो एल आर बनेंगे। तो एक तो बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी बीई, दूसरा बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी बीई। ऐसे ही एक बनेगा ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बीई, और दूसरा बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस बीई। ठीक है ना, तो ये देख लेना आप, ये एल आर बन गया। अब एल आर के बाद में कुछ था क्या इसमें, ये था। और जो फोकल प्रॉपर्टी है इसमें, देखो जो प्रॉपर्टी थी आपकी, जो फोकल प्रॉपर्टी, वो भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, देखो अगर ये आपका एलिप्स है ना, अगर यहां पे कोई बिंदु अपन P मानते हैं और यहां पर उसका S है और यहां पर इसका S डैश है, तो ये जो डिस्टेंस है PS प्लस PS डैश, कौन सी डिस्टेंस, PS प्लस PS डैश डिस्टेंस है, वहां पे क्या आती थी, मेजर x के बराबर आती थी, यहां पे क्या आ जाएगी, माइनर x के बराबर। सॉरी, वहां पे 2a के बराबर था, यहां पे 2b आ जाएगा, रहेगा मेजर x ही, सॉरी रहेगा मेजर x ही रहेगा। वहां पे क्या था, या फिर बोल दो आप PS प्लस PS डैश इज इक्वल टू यहां पे 2b, और वहां पे भी आप 2a लिख लेना। फिर यहां पे क्या 2a, और यहां पे क्या आ जाएगा 2b। ठीक है, तो ये था आपके बेसिक एलिप्स के बारे में कुछ जानकारी। अब नेक्स्ट अपन इसमें नया जो शुरू है वो करते हैं, एलिप्स की कुछ एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि देखो अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को आपको कैसे टैकल करना है। ज़्यादातर चीज़ें सेम ही है पैराबोला वाले सी, क्योंकि जो बेसिक जो अपन पढ़ चुके हैं वो सारा सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ पर पॉइंट ऑफ एलिप्स की कंडीशन आएगी, उनकी स्थिति क्या होगी, पोजिशन क्या होगी। जैसे एक पॉइंट है, जैसे ए पॉइंट एंड एलिप्स लिखो डायरेक्ट, पॉइंट एंड एलिप्स।
पोजीशन ऑफ पॉइंट एंड एलिप्स। जैसे कोई पॉइंट है मेरे पास x1 y1 और जैसे एलिप्स का इक्वेशन है s, एलिप्स का इक्वेशन क्या है s में मान लेते हैं अपन, तो वो पॉइंट इस एलिप्स के अंदर होगा या फिर एलिप्स के ऊपर होगा या फिर एलिप्स के बाहर होगा। तो ये डिपेंड करेगा, इस x1 y1 पॉइंट को इस एलिप्स के अंदर पुट कर दो, तो अगर s1 लेस देन 0 आए तो क्या होगा, वो अंदर होगा एलिप्स के। वही है, कुछ अलग नहीं है इसमें। अगर बराबर 0 आ जाए तो एलिप्स के ऊपर होगा, और अगर s1 ग्रेटर देन 0 आ जाए तो एलिप्स के बाहर होगा। ये लो पोजीशन हो गई। अब बात करते हैं अपन लाइन और एलिप्स की पोजीशन की। स्ट्रेट लाइन लिखो, स्ट्रेट लाइन एंड एलिप्स। कि जैसे स्ट्रेट लाइन है मेरे पास, जैसे y बराबर mx प्लस सी, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, और एलिप्स है जैसे मेरा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या है, एलिप्स है। तो वो जो स्ट्रेट लाइन है वो भी तीन कंडीशन बनाएगी, या तो स्ट्रेट लाइन उस एलिप्स के एकदम से बाहर जाएगी, ना तो टच करेगी ना इंटरसेक्ट करेगी। दूसरी कंडीशन है वो उसको टच करेगी, मतलब वो टेंजेंट होगी। तीसरी कंडीशन है वो स्ट्रेट लाइन उस एलिप्स के एकदम से काट के जाएगी, उसको दो भागों में इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, ये तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन अपन मान लेते हैं कि अगर वो उसको बाहर से जा रही है, अगर वो उसके बाहर से जा रही है तो ये होगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये ग्रेटर देन होगा किससे, सी स्क्वायर से। तो क्या होगा, वो बाहर होगी। स्ट्रेट लाइन क्या होगी, उस एलिप्स से बाहर होगी। सेकंड कंडीशन है इसमें, अगर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाए, सी स्क्वायर आ जाए, तो क्या होगी, वो उसकी टेंजेंट होगी। क्या होगी, वो जो स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसकी क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। और थर्ड कंडीशन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये लेस देन सी स्क्वायर आ जाए, तो क्या होगी, वो उसको इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट। ठीक है, अब ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है, बस आपको कंडीशन ये याद रखनी है कि कंडीशन में क्या आएगा। ज्यादा आपको डायग्राम में बनाने की जरूरत नहीं है, कब वो टच करेगी, कैसे वो उसको काटेगी, कैसे वो उसके बाहर से जाएगी, डायग्राम में समझाने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि कंडीशन में क्या था, कंडीशन में वैल्यू क्या थी। क्या वैल्यू, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, तो बाहर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो टेंजेंट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर, तो वो उसको इंटरसेक्ट कर देगी अंदर से। ठीक है, ये पोजीशन हो गई। अब बात करते हैं अपन कंडीशन ऑफ टेंजेंट, कि वो उसकी टेंजेंट कब होगी। हालांकि यहां पर देख ही लिया हमने कि टेंजेंट कब होगी, वो सेकंड कंडीशन में होगी, लेकिन फिर से अलग एक पॉइंट बना के देख लेते हैं अपन, क्योंकि हमें उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की भी बात करनी होगी। तो अलग से अपन एक आर्टिकल पॉइंट बना लेते हैं कि कंडीशन ऑफ टेंजेंट। बात कर रहे हैं अपन एलिप्स की, तो एलिप्स को लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरे पास y बराबर, जैसे ये है मेरे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन किसी एलिप्स, कौन सा एलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की टेंजेंट कब होगी, कि टेंजेंट होगी कब, जब आपकी c की वैल्यू कितनी हो। अभी सेकंड कंडीशन में क्या बताया था मैंने, c की वैल्यू, सी स्क्वायर की वैल्यू बताई थी, तो यहाँ पे c की वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि c है अपने पास। c की वैल्यू अंडर रूट में प्लस माइनस होगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर c की वैल्यू आ जाती है तो वो क्या बन जाएगी, उसकी वो टेंजेंट बन जाएगी, जो कि हमने अभी चर्चा करी है दूसरी कंडीशन में। ये पॉइंट आपको अलग से याद रखना है, टेंजेंट वाली। ठीक है, अगर वो उसकी टेंजेंट है तो कहीं ना कहीं पे उसको कांटेक्ट करेगी, कहीं ना कहीं उसको टच भी करेगी ना, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, जहां पर ये टेंजेंट उसको टच कर रही है, एलिप्स को टच कर रही है, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने होंगे। तो POC डायरेक्ट में लिख रहा हूं, यहां पे लिख लेते हैं, चलो जगह पड़ी है। POC कितना होगा, POC होगा इसमें माइनस प्लस, ऊपर माइनस का आएगा नीचे प्लस का आएगा, माइनस प्लस
ए एम स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे आएगा प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख लेता हूं यही है क्या? देखो ये ए स्क्वायर एम, अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने, स्क्वायर को उल्टा लिख दिया, ए स्क्वायर एम है ना कि ए एम स्क्वायर, और वहां भी स्क्वायर ही आएगा। ये ए स्क्वायर एम और ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ यही है, ठीक है ना। तो अगर ये सी की वैल्यू ये आ जाती है तो फिर वो टेंजेंट क्या होगी? तो सी की वैल्यू अगर आप इसमें लग देते हो तो वो आई जाएगा एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टेंजेंट बन जाएगी। ये तो कोई खास बात है नहीं, हालांकि आपको सी की वैल्यू याद रखनी थी। ये सी की वैल्यू ये याद रखनी है और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट याद रखने हैं, अगर वो उसको टेंजेंट करती है, अगर वो उसकी स्पर्श रेखा है तो, ठीक है। अब देखो इसमें जो चीजें हैं वो सारी वही रहेंगी जो जैसे हमने सर्कल में पढ़ा था कि किसी भी टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो आपको t बराबर 0 करना है। हालांकि t बराबर 0 आपकी 3 इक्वेशन थी। एक तो अगर आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तब भी आपको t इक्वल्स टू 0 करना है। अगर आपको पोलर लाइन का इक्वेशन निकालना है, ध्रुवी जो जिसको बोलते हैं, तब भी आपको t बराबर 0 करना है। लिख लो चलो एक बार। देखो 3 चीजें होती हैं अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का निकालना है, इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन निकालना है, और तीसरा क्या था? स्पर्शी युग्म था, है ना, नहीं सॉरी, पॉइंट जो कोड ऑफ कांटेक्ट था स्पर्शी युग्म का, तो SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर होता है। तो यहां पे कोड ऑफ कांटेक्ट स्पर्शी जीवा, ये तीनों इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक ही फॉर्मूला काम में लेना है, t इक्वल टू 0। प्रीवियस क्लासेस में ये काफी अच्छे से मैं समझा चुका हूं, कोड ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, पोलर लाइन क्या होती है, टेंजेंट क्या होती है, ये तो बेसिक सी बात है। तो इन तीनों के लिए आपको यही इक्वेशन काम में लेना होगा। हालांकि टॉपिक में है तो मैं इसकी फिर से चर्चा कर लेता हूं। अगर डीप में जाना है तो आपको प्रीवियस लेक्चर में ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि टी कैसे निकालते हैं अपन, ठीक है। अगर आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं, पेयर ऑफ टेंजेंट स्पर्शी युग्म, तो आपको क्या काम में लेना है? SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर काम में लेना है, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, और जो भी है फॉर्मूले SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, टी एक जो होता है टी इक्वल टू S1 होता है, तो वो सारी चीजें आपको एज इट इज वही काम में लेनी है जो अपन पिछले क्लासेस में पढ़ते थे। अब देखो कुछ एक नए कॉन्सेप्ट आते हैं इसमें, जो वो है डायरेक्टर सर्कल। हालांकि नया तो नहीं है, बस इक्वेशन आपको इसका याद रखना है, डायरेक्टर सर्कल। देखो इसमें दो होता है, एक तो ऑक्सिलरी सर्कल होता है और एक होता है डायरेक्टर सर्कल। दोनों में डिफरेंस क्या होता है सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है। तो सबसे पहले अपन डायरेक्टर सर्कल की ही बात कर लेते हैं अपन। डायरेक्टर सर्कल, क्योंकि चीजें खूब सारी होती हैं और उन चीजों को मैनेज करना जरूरी होता है कि कब कौन सी पढ़ानी है और कब कौन सी आपको पढ़नी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? देखो डायरेक्टर सर्कल वो होता है किसी भी कर्व की अगर अपन लंबवत स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदुपथ लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? डायरेक्टर सर्कल कहलाता है। जैसे ये मेरा है एलिप्स है ना, इस एलिप्स की अगर अपन दो टेंजेंट का प्रतिच्छेद बिंदु लें और वो ऐसी टेंजेंट लें जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही हैं, जैसे एक मैंने टेंजेंट ये ले ली और दूसरी टेंजेंट जैसे मैंने ये ले ली, ये एंगल 90 डिग्री का है। अगर ये ली और ये ली, जैसे ये एंगल 90 डिग्री है मान के चल रहे हैं अपन, तो इनका जो बिंदुपथ आएगा इसका और जितने भी पॉइंट बनेंगे इसके चारों तरफ, उनका जो बिंदुपथ आएगा वो क्या कहलाएगा? उसका डायरेक्टर सर्कल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो डायरेक्टर सर्कल कहलाएगा। तो उस डायरेक्टर सर्कल का आपको इक्वेशन निकालना है कि वो क्या होगा। जैसे मेरा ये है ना, इसी की बात करते हैं अपन। ये एक्सेस हो गए इसके मेजर एक्स और माइनर एक्स। ये डिस्टेंस कितना होता है भाई, बता सकते हो क्या? ये डिस्टेंस होता है स्मॉल ए, क्योंकि पूरा मेजर एक्स 2a, अपन हाफ की बात कर रहे हैं तो ए बन जाएगा। और ये डिस्टेंस कितना होता है? ये डिस्टेंस होता है स्मॉल बी। कितना होता है? स्मॉल बी। अगर अपन इसकी लंबवत स्पर्श रेखाएं लें,
अगर अपन इसकी लंबवत स्पर्श रेखाएं लें तो एक तो स्पर्श रेखा, जैसे अगर यहाँ पे एक पेयर ले लेते हैं अपन, यहाँ पे अगर टेंजेंट बनाएंगे तो ये आएगी, और अगर यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे तो ये कुछ यूं आएगी, और ये दोनों क्या है आपस में यहाँ पे 90 डिग्री पे लंबवत है। अब इस बिंदु का हमें बिंदु पथ लेना है, तो उस बिंदु का बिंदु पथ लेने के लिए ये जो बनेगा एक सर्कल ही बनेगा। ध्यान में रखना, जो डायरेक्टर सर्कल बनेगा ना, ये इसमें भी एक सर्कल बनेगा। जरूरी नहीं है हमेशा डायरेक्टर सर्कल सर्कल ही हो, ये चीज ध्यान से सुन लेना। दो चीजें होती है अपने पास, एक होता है ऑक्सिलरी सर्कल और एक होता है डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल हमेशा जरूरी नहीं होता सर्कल की शेप में ही बनेगा। जैसे पैराबोला में डायरेक्टर सर्कल क्या बन रहा था, उसकी डायरेक्ट्रिक्स बन रही थी ना, तो वो एक सर्कल थोड़ी है फिर। अरे लंबवत स्पर्श रेखाओं का बिंदु पथ होता है, अब वो बिंदु पथ हो सकता है सर्कल ही बन जाए, हो सकता है उसमें डायरेक्ट्रिक्स जो बन रही थी वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी, तो वो सर्कल थोड़ी था फिर। नाम हालांकि डायरेक्टर सर्कल है, पर जरूरी नहीं है सर्कल ही बने, हालांकि इसमें सर्कल बनेगा, ठीक है। और जो ऑक्सिलरी सर्कल होता है वो हमेशा सर्कल ही होता है, वो एक्चुअल में भी क्या होता है, सर्कल ही होता है ऑक्सिलरी सर्कल। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस बी, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे? अगर ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर अपन निकालें तो ये कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे पाइथागोरस थ्योरम से ये बी हो गया और ये हो गया, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी आ गई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गई। कितनी आ गई ये डिस्टेंस? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गई ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस यहाँ से 0 0 से डिस्टेंस ये है अपनी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये एक सर्कल बनेगा जिसकी रेडियस कितनी है? इस सर्कल की रेडियस कितनी है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका जो इक्वेशन है वो भी क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये जो है ये अंडर रूट में रहेगा। लगाया नहीं मैंने, पाइथागोरस थ्योरम में अंडर रूट भी लगता है ना, अंडर रूट लगता है ना। तो रेडियस का जब स्क्वायर करेंगे, रेडियस कितनी है इसकी? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। कितनी है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको इक्वेशन याद रखना है डायरेक्टर सर्कल का, डायरेक्टर सर्कल का ये इक्वेशन याद रखना है। फिर आता है कॉन्सेप्ट आपका ऑक्सिलरी सर्किल का। स्पेलिंग वगैरह देख लेना, नाम इसका ऑक्सिलरी सर्किल है, ठीक है। ऑक्सिलरी सर्किल क्या होता है? जैसे ये अपने पास कोई एलिप्स है, इस एलिप्स में ये जैसे हो गया इसका मेजर एक्स 2a, ये हो गया माइनर एक्स 2b। अगर a बराबर b हो जाए, अगर मेजर एक्स और माइनर एक्स दोनों बराबर हो जाएं तो क्या बन जाएगा? आपका ऑक्सिलरी सर्किल बन जाएगा। मेजर एक्स इज इक्वल टू माइनर एक्स की कंडीशन में ये बनेगा। भाई मेजर एक्स और माइनर एक्स अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये आपका ऑक्सिलरी सर्किल बन जाएगा। अब इक्वेशन क्या था अपने पास? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था। हमने कर दिया ए बराबर बी, तो बी की जगह भी ए कर दो, तो ये इक्वेशन बन जाएगा ना फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये मेरा क्या बन गया? ये ऑक्सिलरी सर्किल बन गया। अब ऑक्सिलरी सर्किल का मतलब है कि इसकी जो दीर्घ एक्स है, इसकी जो दीर्घ एक्स है, दीर्घ एक्स की आधी को, भाई दीर्घ एक्स तो पूरी हो गई, दीर्घ एक्स की आधी को अगर रेडियस मानते हुए अगर जो सर्कल अपन ड्रॉ करते हैं तो ये सर्कल क्या होगा? फिर जो ब्लू कलर में जो सर्कल बनाया है ये क्या होगा? ये एक ऑक्सिलरी सर्किल होगा, ठीक है। तो ऑक्सिलरी सर्किल का ये इक्वेशन आपको याद रखना है। ये दोनों है डायरेक्टर और ऑक्सिलरी, ये दोनों आपको एक साथ याद रखने हैं। डायरेक्टर सर्कल जरूरी नहीं है हमेशा सर्कल ही बनेगा, लेकिन ऑक्सिलरी सर्किल हमेशा क्या होगा? एक सर्कल की शेप में होगा, ठीक है। फिर देखो अपन इसका नॉर्मल निकालते हैं। जैसे अपने टेंजेंट की चर्चा कर ली, टेंजेंट के बाद में जैसे नॉर्मल बनता है इसमें एलिप्स में, तो नॉर्मल ऑफ ए, हालांकि ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, पैराबोला में खूब सारे फॉर्मूले थे आपके पास, नॉर्मल के भी खूब सारे इक्वेशन थे, टेंजेंट के भी खूब सारे इक्वेशन थे, उसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी खूब 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहे थे, क्योंकि 4 पैराबोला बनते हैं ना अलग अलग टाइप के, तो उन चारों के लिए अलग अलग कंडीशन थी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, टेंजेंट की, नॉर्मल में भी चारों के लिए अलग अलग कंडीशन थी, तो फॉर्मूले खूब सारे बन रहे थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्मूला केवल एक बनेगा, तो नॉर्मल ऑफ ए एलिप्स, कि एलिप्स का नॉर्मल जैसे क्या होगा? जैसे यहाँ पर ये अपने पास जैसे कोई एलिप्स है, इस एलिप्स के बिंदु जैसे ये ले लिया मैंने, कोई बिंदु ये ले लिया, हालांकि नॉर्मल से पहले आप एक इसमें
पैरामेट्रिक फॉर्म की बात कर लेते हैं, क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म की यहां पे जरूरत पड़ेगी हमें। पैरामेट्रिक फॉर्म डाल लो यहां पे नॉर्मल की जगह। पैरामेट्रिक फॉर्म ए एलिप्स। क्योंकि जब अपन नॉर्मल की चर्चा करेंगे ना, तो उस नॉर्मल के लिए आपको पैरामेट्रिक फॉर्म पहले जान लेना जरूरी है। तो एलिप्स की जो पैरामेट्रिक फॉर्म है भाई, पैरामेट्रिक फॉर्म ये बोलती है कि किसी भी कर्व के ऊपर अगर आप कोई पॉइंट पी मानते हो, तो उस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आपको एक स्टैंडर्ड तरीके से क्या लेने होंगे, वही पैरामेट्रिक फॉर्म होती है। तो यहां पर अगर अपन पॉइंट पी लेते हैं, तो उस पी के कोऑर्डिनेट आपको लेने होंगे ए कोस थीटा एंड बी साइन थीटा। बस ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, इतना ही है कुछ। तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना याद रखना है आपको, एक्स कोऑर्डिनेट याद रखना है ए कोस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट याद रखना है बी साइन थीटा। सर्कल में क्या होता था, ए कोस थीटा और ए साइन थीटा होता था, क्योंकि उसकी रेडियस ए होती थी। यहां पे मेजर एक्स ए है और माइनर एक्स बी में है, तो ये मेजर एक्स के अकॉर्डिंग ए कोस थीटा और माइनर एक्स के अकॉर्डिंग बी साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। सर्कल की तरह ही है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। तो ये आपको पैरामेट्रिक फॉर्म ये याद रखनी है। अब अपन बात करते हैं इसके नॉर्मल की। तो नॉर्मल अगर आपको लेना है, जैसे ये कोई एलिप्स है, इस एलिप्स के बिंदु P जिसका कोऑर्डिनेट है, क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म अपन पढ़ चुके, ए कोस थीटा और बी साइन थीटा इसका पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो उस बिंदु P पर अगर अपन नॉर्मल बनाना चाहें, तो नॉर्मल बनाने के लिए सबसे पहले देखो, अगर बाई प्रोसेस से अगर अपन चले ना, तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग तो आपको सबसे पहले इसके ऊपर टेंजेंट बनानी होगी। उस टेंजेंट का आपको स्लोप निकालना होगा, इसका डेरिवेटिव करके। जो इक्वेशन होता है एलिप्स का, जो इक्वेशन होता है, इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करके आपको सबसे पहले टेंजेंट का स्लोप निकालना है। उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन आती है, वही क्या होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन अपन प्रोसेस में नहीं जाके, डेरिवेशन में नहीं जाके, हमें डायरेक्ट एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखना है केवल नॉर्मल का। वो 3 इक्वेशन मैं आपको बताने वाला हूं नॉर्मल के लिए, और वो तीनों इक्वेशन ही आपको याद रखने हैं। तो देखो, पहला इक्वेशन इसमें है नॉर्मल का, जो पहला इक्वेशन है बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट a cos थीटा b sin थीटा है, उस बिंदु P पर जो नॉर्मल का जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, पहला इक्वेशन आएगा देखो x अपॉन x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y अपॉन y1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो, ये पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए अलग से आएगा। अगर ये पैरामेट्रिक फॉर्म ना होके अगर सीधी कार्टेशियन फॉर्म x1 y1 है, बिंदु P के कोऑर्डिनेट अगर अपन x1 y1 लें, देखो 3 फॉर्म है, 3 फॉर्म। एक तो है कार्टेशियन के लिए x1 y1 के लिए। अगर आपके पास कार्टेशियन फॉर्म x1 y1 है, तब तो आपको इक्वेशन लिखना है ये। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म a cos थीटा b sin थीटा है, तब इक्वेशन जो मैं अभी लिख रहा हूं वो लेना है आपको। ये माइनस का चिन्ह है अभी, सॉरी, ये माइनस का चिन्ह है। और इसका पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए जो इक्वेशन है ये रहेगा ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो फॉर्म है नॉर्मल की पैरामेट्रिक फॉर्म। और जो ऊपर जो मैंने लिखी है ये कौन सी फॉर्म है, ये उसके लिए कार्टेशियन फॉर्म है। और जो तीसरा है इक्वेशन, ये याद रखना है आपको, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में। भाई ये भी तो हो सकता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन किसी एलिप्स की नॉर्मल होगी किस कंडीशन में, जब आप c की वैल्यू क्या लेोगे, जब c की वैल्यू आपको लेनी होगी एम एक्स, सी की वैल्यू लेनी होगी माइनस में, हेलो,
देखो अगर नॉर्मल का इक्वेशन y बराबर एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में देखें तो आपको c की वैल्यू लेनी होगी y इक्वल टू एम एक्स माइनस एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ, अब वहां पे क्या होता था ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था, तो यहां पे ये उल्टा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ये जो तीनों इक्वेशन है ये नॉर्मल की इक्वेशन है। अब इन तीनों में से जो आपको याद रखनी है ना इंपॉर्टेंट जो है, एक तो पहली इंपॉर्टेंट है और एक जो लास्ट वाली है ना ये। अब लास्ट वाली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर m की फॉर्म में आ रही है, ये स्लोप की फॉर्म में आ रही है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है देखो अभी आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये इक्वेशन तो याद करनी ही करनी है नॉर्मल की। अगर कार्टेशियन फॉर्म में x1 y1 बिंदु पर आपको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है तो ये इक्वेशन तो आपको याद होनी चाहिए। ये स्लोप फॉर्म में इक्वेशन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे ना तो ये देखो यहां पे अंडर रूट में एम स्क्वायर आ रहा है, अंडर रूट में एम स्क्वायर आ रहा है, तो इसमें जब m में जब आप इसको सोल्व करोगे ना, m में जब इसको बनाओगे तो m में ये 4 घात की इक्वेशन बनेगी। m में ये कितने पावर की बनेगी? 4 पावर की ये इक्वेशन बनेगी। अगर m में ये 4 घात की इक्वेशन बन रही है इसका मतलब स्लोप जो है वो 4 अलग अलग स्लोप आ रही है। और हम ये इक्वेशन किसका पढ़ रहे हैं? ये इक्वेशन अपन नॉर्मल का पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि 4 अलग अलग नॉर्मल मिलेंगे हमें। जैसा कि हमने पैराबोला में देखा था, पैराबोला में जो नॉर्मल की जो इक्वेशन आ रही थी वो m में 3 घात की इक्वेशन आ रही थी, इसलिए अपन वहां पे बोल रहे थे कि किसी भी पैराबोला पर किसी भी एक फिक्स पॉइंट से अपन 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही यहां पर ये बोलेंगे स्टेटमेंट में कि किसी एलिप्स पर किसी फिक्स पॉइंट से कितने? 4 अलग अलग, मैक्सिमम है ये, जरूरी नहीं है 4 ही होंगे, ये मैक्सिमम 4 कर सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं कर सकते। हो सकता है 1 ही हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो, लेकिन मैक्सिमम 4 कर सकते हैं। 4 अलग अलग अभिलंब या नॉर्मल बना सकते हैं क्योंकि हमें 4 अलग अलग स्लोप मिली हैं इसमें। अगर 4 अलग अलग स्लोप मिली हैं तो इसलिए हमने ये आइडिया लगा लिया कि 4 अलग अलग हमें क्या मिलेंगे? इसके नॉर्मल मिलेंगे। अब वो 4 जो अलग अलग नॉर्मल मिलेंगे उनकी स्लोप जैसे मान ली मैंने थीटा में मान ली कि एक की स्लोप φ1 है, दूसरे की φ2 है, तीसरे की φ3 है और चौथे की φ4 है। तो इन सब का जो योग आएगा, जो सबका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 2n-1 पाई के बराबर। कितना आएगा वो? 2n-1 सॉरी 2n+1 है ये, 2n+1 पाई के बराबर ये आएगा। ये इक्वेशन भी आपको याद होनी चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। φ1 + φ2 + φ3 + φ4 बराबर किसके? 2n+1 पाई के बराबर ये आएगा। अब जो देखो नेक्स्ट इसमें कुछ एक 2 कॉन्सेप्ट बचते हैं, एक तो डायमीटर का और एक कॉन्जुगेट डायमीटर का। बस ये 2 ही कॉन्सेप्ट बचते हैं आपके पैराबोल जो एलिप्स में। इसके बाद में जो एलिप्स है वो सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में अपन पैराबोला को स्टार्ट करेंगे। तो जो लास्ट कॉन्सेप्ट है ये देख लेते हैं डायमीटर का। डायमीटर के 1-2 इक्वेशन याद रखने हैं बस। अब देखो डायमीटर जो एक्चुअल में बनता कैसे है, ऐसा नहीं है कि ये जो सर्कल है इस सर्कल के अपन सीधा ऐसे सेंटर से होते हुए जाते मिला देते हैं तो वो डायमीटर हो जाता है। हालांकि होता है डायमीटर, लेकिन डेफिनेशंस में कैसे बोलेंगे? डेफिनेशन में इसके ओपन बोलेंगे कि जो समांतर जीवा निकाय है, समांतर जो जीवा बनती हैं, चाहे एलिप्स की हो, चाहे पैराबोला की हो, चाहे वो सर्कल की हो, जो समांतर जीवाएं होती हैं उन समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है वो क्या होता है? उसका डायमीटर होता है। जैसे अपने पास ये अपने पास कोई एलिप्स है, इस एलिप्स की जैसे अपन समांतर जीवाएं लेते हैं, कहीं पर भी कोई सी भी ले लो, चाहे ये जैसे हमने समांतर जीवाएं ले ली, ये सारी क्या एक दूसरे के पैरेलल है। अब इन समांतर जीवाओं का जो मध्य बिंदु आएगा, इस समांतर जीवाओं का क्या आएगा? मध्य बिंदु। जैसे इस जीवा का मध्य बिंदु ये, इसका ये है ना। इन सभी समांतर जीवाओं का जो मध्य बिंदु आएगा और इस मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो हमें रेखा मिलेगी यही क्या होगा? इसका डायमीटर होगा। ये जो लाइन है ये लाइन क्या कहलाएगी? इसका डायमीटर। तो इस डायमीटर का जो इक्वेशन है ये हमें याद रखना है कि दीर्घवृत्त, देखो ये बस केवल समझाने के लिए था डायग्राम। एलिप्स x² / a² + y² /
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 के समांतर जीवा निकाय, क्योंकि समांतर ले रहे हैं अपन, के समांतर जीवा निकाय। जो समांतर जीवा निकाय लिया ना, निकाय का मतलब है कि खूब सारी फैमिली जीवाएं हैं अपने पास, खूब सारी यहां पर जीवाएं हैं। निकाय का मतलब होता है एक नहीं होता, निकाय का मतलब, निकाय का मतलब जैसे फैमिली कर्व होता है ना, खूब सारे कर्व का एक अपन एक कॉम्बिनेशन में अगर बोल देते हैं इक्वेशन कि ये सारे जीवाओं को व्यक्त करेगा, तो ये निकाय होता है। तो y बराबर ये ले लिया मैंने, y बराबर एम एक्स प्लस एल्फा ले लिया, जैसे c की जगह एल्फा। अब ये एल्फा इसका पैरामीटर है, निकाय अगर है तो एल्फा इसका पैरामीटर है। जो जो एल्फा की वैल्यू चेंज होगी उस एल्फा की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग जीवाएं मिलेगी। जैसे एल्फा की वैल्यू 1 पर हमें ये वाली जीवा मिल गई, एल्फा की वैल्यू 2 पर हमें ये मिल गई, एल्फा की वैल्यू 3 पर हमें ये मिल गई, क्योंकि एम तो चेंज हो नहीं रहा ना। अरे स्लोप चेंज थोड़ी होगी, क्योंकि सारी की सारी क्या है, समांतर है। चेंज होगा तो कांस्टेंट चेंज होगा, और वो कांस्टेंट क्या है, इसका पैरामीटर। तो ये समांतर जीवा निकाय ले लिया मैंने, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के समांतर जीवा निकाय, जो कि क्या है, y बराबर एम एक्स प्लस सी का डायमीटर कितना होगा। ये डायमीटर का जो इक्वेशन है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। कितना होगा, ये होगा y बराबर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ax। ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। y बराबर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2m, यहां पे a की जगह m आएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2mx। ये आपको डायमीटर का इक्वेशन याद रखना है। फिर आप बात आती है इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट है, कॉन्जुगेट डायमीटर क्या होता है, जिसको हिंदी में अपन बोल देते हैं संयुग्मी व्यास। संयुग्मी व्यास। देखो कॉन्जुगेट डायमीटर क्या होता है, कॉन्जुगेट डायमीटर होता है कि जो एक्चुअल में जो है डायमीटर है, जैसे ये डायमीटर है, इस डायमीटर के जो समांतर जो जीवाएं बनेंगी सारी, देखो इधर, जैसे इसको अगर अपन अलग डायग्राम में बनाएं, तो जैसे ये मेरा डायमीटर आ गया था, अरे ये डायमीटर आ गया था ना मेरा, इस डायमीटर के समांतर जीवाएं निकाय लेंगे अपन, तो इस डायमीटर के समांतर जीवाएं निकाय कौन सा बनेगा, ये बनेगा। इनको अलग कलर से ले लेते हैं। जैसे इस डायमीटर के समांतर जो इस डायमीटर के पैरेलल जो जीवा निकाय है, ये मेरा कुछ यूं आएगा, है ना। और ये जो समांतर जीवा निकाय आया है, इन सभी का मध्य बिंदु ले लेंगे, और फिर जो डायमीटर बनेगा वो क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा। इसके क्या होगा, जस्ट विपरीत होगा कि नहीं। तो इसका मध्य बिंदु ये, यहाँ पे इसका मध्य बिंदु ये, इसका मध्य बिंदु इसका सेंटर ही होगा, और इसका मध्य बिंदु ये और ये। इन सभी को जब अपन ज्वाइन करवा देंगे, मिला देंगे, या फिर इसका बिंदु बताएगा, तो ये क्या होगा, इसका दोनों का कॉन्जुगेट होंगे। ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों कॉन्जुगेट। तो डेफिनेशन क्या होगी कॉन्जुगेट डायमीटर की, किसी एलिप्स के डायमीटर के समांतर जीवा निकाय का मध्य बिंदुओं का बिंदुवत क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट या संयुग्मी व्यास होगा, कॉन्जुगेट डायमीटर होगा। तो इसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला ये याद रखना है कि अगर दो डायमीटर y बराबर m1x और दूसरा y बराबर m2x है, दो डायमीटर है, जैसे ये लिख देते हैं अपन, दो व्यास, एक तो है y बराबर m1x, दूसरा है y बराबर m2x, और ये दोनों जो डायमीटर है, ये कॉन्जुगेट डायमीटर किस कंडीशन में होंगे, जब m1 इंटू m2 कितना हो, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए हो। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। m1 मल्टीप्लाई m2 कितना हो, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें बन जाता है कॉन्जुगेट डायमीटर की कंडीशन में। क्या था फॉर्मूला, अगर एक डायमीटर का फॉर्मूला y बराबर m1x, दूसरा डायमीटर अगर मेरा y बराबर m2x है, तो ये दोनों डायमीटर कॉन्जुगेट डायमीटर कब होंगे, जब m1 मल्टीप्लाई m2 कितना आए, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आए। ये था आपका जो टॉपिक एलिप्स। एलिप्स का जो टॉपिक है ये अब कंप्लीट होता है। अब जो रहेगा इसमें एलिप्स के सारे क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन एलिप्स के बाद में क्वेश्चन से पहले अपन करेंगे
जो हाइपरबोला जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना वो सारे मिसलिनियस है। इसमें क्वेश्चन जो दिए गए हैं ना वो सारे मिक्स में है, एलिप्स और हाइपरबोला के मिक्स में है। तो अपन क्वेश्चंस को रेगुलर करने के लिए, सीक्वेंस से क्वेश्चन को करने के लिए अपन पहले एलिप्स और फिर उसके साथ में कंटिन्यूस अपन हाइपरबोला पढ़ लेंगे, ताकि दोनों के क्वेश्चन अपन एक साथ कर पाए। ज़्यादा बड़ा नहीं है। हाइपरबोला में अपनी बेसिक की 3 क्लास लगी थी, यहाँ पर बेसिक की केवल 1 क्लास लगी है। ऐसे ही हाइपरबोला में भी बेसिक की 1 क्लास लगेगी। तो 2 क्लासेस में आपका कंप्लीट हो जाएगा बेसिक, और उसके बाद में जितने भी क्लासेस से 10 या 12 क्लास जितनी भी लगे हमारी, उसमें अपन सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें अपन पढ़ेंगे हाइपरबोला, अतिपरवलय।